बेसिक मोल्स मतलब मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने आराम से सीखी हो 11th क्लास में, बट फिर भी हम इसका क्विक रिव्यू लेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेसिक मोल्स के अंदर, बात करते हैं एटॉमिक मास की, कि हम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो अगर हम एटॉमिक मास को डिफाइन करने चले सिंपल टर्म्स में, तो एटॉमिक मास को हम सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। लेकिन हम जब की बात कर रहे हैं, जब एक एटम का मास कैलकुलेट करना आसान नहीं होता था, ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जो आपको एक एटम का मास कैलकुलेट करके बता दे, तो फिर हमने एटॉमिक मास की जगह क्या किया, एक दूसरा टर्म डिफाइन किया, हमने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोला? रिलेटिव एटॉमिक मास। एक्चुअली हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई और उसके रिस्पेक्ट में क्या किया, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना शुरू किया। तो आप सभी जानते हो हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी वो ली थी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, और अब हमें जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटेड मास निकालना था, हमने उसके एक एटम के मास को इससे कंपेयर करना शुरू किया। वो कंपेयर हम करते थे वेपर डेंसिटी मेजरमेंट से और उन मेथड्स के थ्रू, तो उन मेथड्स पे हमें नहीं जाना है, बट हाँ हम एक एटम के मास को इस वैल्यू से कंपेयर करते थे और इसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना शुरू किया। तो आप समझो बड़ा ही आसान होता है, या फिजिक्स में भी देखते हो कि आपको जिस चीज़, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, लेट्स से ए का मास है 5 किलो और बी का मास है 10 किलो। बताओ ए का मास रिलेटिव टू बी कितना होगा? हाँ, हाफ होगा ना। क्या आपने उसको हाफ किलो बोला? नहीं, आपने सिर्फ क्या बोला, हाफ। और आपने क्या किया, आपने सिंपल ए के मास को बी से डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपसे बोलता मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए बताओ, तो हाँ, तो आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं। मतलब ये चीज आप अच्छे समझते हो कि जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा, किसका मास निकालना था? ए का मास जब रिलेटिव टू बी निकालना था तो ए के मास में आपने बी से डिवाइड किया। जब बी का मास ए के रिलेटिव निकालना था तो आपने बी के मास में ए के मास से डिवाइड किया। तो एग्जैक्टली यही काम हम यहां पर करते थे। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? आप उस एलिमेंट के एक एटम का मास ले लो। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का आप रिलेटेड मास निकालना चाहते हो उसके एक एटम का आप मास लोगे, ठीक है, और उसके एक एटम के मास को आप डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेटेड मास का फॉर्मूला लिख सकते हो। कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर वो इस यूनिट को बदल देता है, तो वो यूनिट को जब वो बदल देगा तो इस फॉर्मूले के बिना आप चीजों से डील नहीं कर सकते। मैं आपसे बोल दूं कि उसने 1/12 को 1/6 कर दिया, तो यहां 1/6 आती चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएगी, और उसी के हिसाब से आपके आंसर्स भी चेंज होंगे। खैर उनकी बात अभी हम करेंगे। अभी कुछ और चीजें देखते देखे रिलेटेड मास के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कुछ और चीजें, ये सब चीजें देखो, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं कि भाई जब हम अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास इससे कंपेयर करते थे तो हमारे पास एक वैल्यू आती थी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं लिखना चाहता हूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये आप सभी जानते हो कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो एक्सपेरिमेंटली कितना आता था, 16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोलो सही है? अगर मैं ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले लूं तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम जो था वो कितना आता है, 16 इंटू दिस वैल्यू, सॉरी 16 लिख दिया, 14 इंटू 1/12 इंटू दिस वैल्यू। अगर मैं इसकी जगह सल्फर एटम ले लूं तो मास ऑफ 1 सल्फर एटम कितना रहा था, 32 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। यानी हर एलिमेंट के एक एटम के मास को हम इस वैल्यू से इस तरह से कंपेयर करके लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, बार बार ये वैल्यू लिखनी पड़ रही है आपको, बार बार। देखो मैं तो लिख भी नहीं रहा, कितना आलस आ रहा है मुझे, जोर आ रहा है इसको लिखने में। तो क्योंकि मैं इसे बार बार लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक यूनिट नाम देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया AMU। क्या नाम दे दिया, AMU। और अब आज के बाद ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो गया, 16 AMU। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना हो गया, 14 AMU। और सल्फर के एक एटम का मास कितना हो गया, 32 AMU। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल अच्छे से आती है ना। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। और अब आप देख सकते हो एक AMU की वैल्यू कितनी है, 1/12 इंटू कितना हो जाएगा, मास ऑफ
मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। चलो मैं वापस आता हूं थोड़ी देर में यहां पे। अब यहां पर आते हैं, मान लो आपको ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। एक डिफरेंस सिखा रहा हूं, बस उसको ध्यान लेना, वो आपको पता होना चाहिए। और एक ये डेफिनेशन है ना, ये फॉर्मूला तो आसान है, जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो देखो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम लिखूंगा। बताओ नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोले करेक्ट है। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन में कितना दूंगा, 16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोले सही है। दिस डिवाइड बाय ये क्या बन जाएगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो देखो सॉरी, ये 1/12 यहां पर भी आएगा, तो 1/12 से 1/12 गया। देखो ये क्वांटिटी सिर्फ कितनी आ जाएगी, 16 मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी, यूनिटलेस होगी। कैसी होगी, यूनिटलेस होगी, ठीक है। और वहीं देखो आप ऑक्सीजन के एक एटम का मास लिखो तो वो कितना आ रहा है, 16 AMU आ रहा है। तो आपके पास दो टर्म होते हैं, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बस यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है कि अगर आप किसी स्पीसी का एटॉमिक मास लिखो तो उसकी यूनिट होगी। जैसे मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन, तो यहां पर आप देखो मैं एक बार के लिए थोड़ी सी जगह है, ये आपको समझ में आ गया है ना, ये आप कॉपी करना चाहो तो कर लो, या मैं काम करता हूं थोड़ी सी जगह ले लेता हूं आपसे यहां पे, इसको टाइप है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं मुझे। तो अब आप समझो मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन के लिए मैं दो चीजें लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं 16 AMU और एक लिख सकता हूं सिर्फ 16। पूरा समझ में आ रहा है। तो जो 16 है ये क्या है, हाँ ये ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। और बताओ ये 16 AMU क्या है, हाँ आप इसे एटॉमिक मास बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं आप इसे ऐसा बोला करो, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये बोला करो आप इसे। मतलब आज के बाद आपको कभी किसी का मास AMU में लिखा मिल गया तो वो उसके एक एटम का या कुछ एटम्स का मास होगा, ठीक है। तो अगर आपने 16 बोला तो वो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, और अगर आपने 16 AMU बोला तो वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास। वैल्यूज दोनों की सेम है लेकिन यूनिट में फर्क है, जो आपको समझ में आना चाहिए। आ गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर ये तो गांव का बच्चा जानता है कि 1 AMU की वैल्यू, हमारे पास एक डिवाइस आया मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसने हमें कार्बन 12 का एटम का मास बताया, ठीक, 1.99 × 10⁻23 ग्राम। उसको आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो 1 AMU की वैल्यू आपको मिलती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। और आप सभी के लिए मैं इसे 1/Na लिख सकता हूं। Na आपके लिए नई चीज नहीं है, Na इज एवोगैड्रोस नंबर। तो जो 1 AMU होता है वो 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। और इस तरह से आप एक एलिमेंट का क्या डिफाइन कर सकते हो, एटॉमिक मास। जो बेसिक चीज है वो सिर्फ इतनी सी, जो येलो कलर में यहां पे लिखी हुई है, सिर्फ ये चीज को आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, जबकि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU होती है। चलिए बहुत ही बढ़िया, एटॉमिक मास डिफाइन कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ मोलर मास। क्या बोलते हैं हम इसे, हम इसे बोलते हैं मोलर मास। अब मोलर मास को डिफाइन करने के लिए पहले आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए, और मोल तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना भाई। किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल, हाँ एक मोल होता है 6.023 × 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर Na से जानते हैं। ये जो है यूनिट्स हैं, आप इनको एंटिटीज बोल सकते हो, मैं इनको जनरली पार्टिकल्स बोलता हूं। तो ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़े, ठीक है। हो सकता है आपको चीजें आती हो सकता है कोई नई चीज आपको सीखने को मिले, स्किप कुछ भी ना करें, ठीक है। अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल हो तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। तो अगर आपने किसी चीज के आगे एक मोल लगा दिया तो वो सिंपली इस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लो मेरे पास ये पेन है, तो आपने इसके आगे एक मोल लगा दिया तो मेरे पास 1 मोल पेन हो जाएंगे, है ना। ये कंप्यूटर या स्क्रीन है, इसके आगे 1 मोल लगा दिया तो आपके पास 1 मोल स्क्रीन हो जाएगी। तो 1 मोल का मतलब ये नंबर है, जिसके आगे आपने 1 मोल लगा दिया वो इस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस टर्म की, मोलर मास। डेफिनेशन पे ध्यान देना, मोलर मास क्या होता है। मोलर मास इज एक्चुअली मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास अगर आप ग्राम में लिख दो तो
तो उसे हम उसका क्या बोलेंगे, मोलर मास। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है 5 किलोग्राम। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका मास 5 ग्राम ले लेते हैं, तो आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, बट स्टिल 5 ग्राम मुझे इसका मोलर मास निकालना है। तो हिसाब है, एक पेन 5 रुपए का, या लो एक ऑब्जेक्ट 5 किलो का है, तो 10 ऑब्जेक्ट कितने के होंगे, हाँ 50 किलो। तो बस वही तो है, एक ए का मास 5 ग्राम है। तो अगर आपको मोलर मास ऑफ ए निकालना है, दैट मीन्स आपको मास ऑफ 1 मोल ए लिखना है। लेकिन लिखना किस में है भैया, ग्राम में। ठीक है, एक ए का मास कितना है, 5 ग्राम, उसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो ये आ गया इसका मोलर मास, खत्म। अगर मान लो ये 5 किलोग्राम होता तो, हाँ समझ गए ना आप भाई, हमें तो मास ग्राम में चाहिए ना, तो पहले हम उसे ग्राम में बदल देते और इनटू क्या कर देते, Na कर देते। बोलो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो समझ में भी आना चाहिए कि बेसिकली इतनी सी बात है कि अगर आपको किसी चीज का याद नहीं रखना पड़ेगा, अभी बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। किसी भी चीज का मोलर मास निकालना है तो आपको क्या लिखना है, उसके एक यूनिट का मास, मास ऑफ 1 यूनिट, और वो भी आपको किस में लिख देना चाहिए, ग्राम में, और उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए एवोगैड्रो नंबर से। कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, याद नहीं रखना, देखे पड़े और भूल जाएं, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि मोलर मास हम किस चीज को बोलते हैं। अभी हम इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि अगर मुझे किसी एलिमेंट के एक एटम का मास पता हो, एक एटम का मास, तो मैं उसका मोलर मास निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे आप मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करके दिखाओ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, तो भाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन इन ग्राम्स, होगा ना। ठीक है, बढ़िया। अब आप देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन ग्राम किस लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, लेकिन उसे भी किस में लिखेंगे, ग्राम्स में, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से। ये सीखा हम। पता ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा, हाँ बहुत बढ़िया। अभी हमने सीखा था कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास तो कितना होता है भैया, 16 AMU होता है, और इनटू Na। और भाई अभी देखो, अभी मैंने बात की, अभी आओ जल्दी आओ, अरे कहाँ हो भाई, नाराज हो गए, ये रे 1 AMU कितना होता है, 1/Na ग्राम। अभी भी देखा मैंने, उठा के रख दो वैल्यू, तो 16 इंटू 1/Na इंटू Na, तो भैया ऑक्सीजन का मोलर मास सीधा ही 16 ग्राम आ गया। ये आप प्रूव कर सकते हो, है ना। 1/1 AMU कितना होता है, 1.66। तो अगर आप 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 के लिए निकालोगे, वो अपने आप Na के इक्वल आती है। तो इतना भरोसा तो खैर आप मुझ पे रख सकते हो, और आपको पता भी है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये आ गया 16 ग्राम। तो अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, याद रखने वाली बात यह है कि आपने अभी एक एलिमेंट ऑक्सीजन के लिए 3 चीजें निकाली, एक 16 AMU और एक 16 ग्राम। ये आपसे कोई पूछने नहीं आएगा, लेकिन आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप आगे चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। तो 16 AMU और 16 ग्राम में क्या फ़र्क है, 16, हाँ वेरी गुड, ये ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। 16 AMU ये मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है, और ये क्या है, दिस इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बस ये आपको समझ में आना चाहिए, कभी भी यूज आए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आज के बाद अगर मुझे किसी एलिमेंट की शक्ल पता है, क्या है, एलिमेंट की शक्ल पता है, जैसे मैं आपसे बोल दूं आयरन, और अब मैं आपसे बताओ आयरन का मोलर मास बताओ, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, उसके आगे ग्राम लगा दो, ये आयरन का क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। अभी मैं आपको लिखवा भी देता हूँ कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, बट अभी आप फोकस करें। किसी ने बोला कैल्शियम का, भाई कैल्शियम को आप जानते हो, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, ध्यान रखना। अब 40 को उसका रिलेटेड मास है, अगर इसके आगे AMU लगा दूं तो हाँ ये ऑक्सीजन के एक एटम का, सॉरी कैल्शियम के एक एटम का मास है, और 40 ग्राम लगा दो तो ये कैल्शियम का मोलर मास है। और कभी कभी आपके पास अननोन एलिमेंट आ जाते हैं, मान लो ना बोल दिया कि एलिमेंट था X, उसके एक एटम का मास है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बताओ इसका मोलर मास कितना होगा। अब ये एलिमेंट X कौन है पता नहीं, पता होता तो मैं उसके एटॉमिक मास का ग्राम लगाया था लाइक दिस, पर यहाँ तो पता ही नहीं है, तो मत होने दो, कोई बात नहीं। क्या ये उसके एक एटम का मास है, क्या ये उसके एक एटम का मास है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, बस सॉल्व हो गया, ये इसका मोलर मास आ गया।
तो मोलर मास निकालना आना चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए आप इसके अंदर, क्योंकि आगे तक काम में आता रहता है, आपको खुद को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब ये सब सीखने के बाद कि मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मास में क्या डिफरेंस होता है, हम चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों से बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। चलिए, तो ये हो गया मोलर मास। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बताने वाला था। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, ठीक है, लिथियम आप लेना चाहो ले लो 7 होता है, बोरोन आपके पास इन जनरल आप 10 लेकर चलते हो, कार्बन कितना हो गया 12, नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। इसका बाद सोडियम कितना होता है 23, मैग्नीशियम कितना होता है 24, क्योंकि आपके काम में आते रहते हैं तो याद तो वैसे आपको होंगे। एल्यूमिनियम होता है 27, देन आप क्या होता है फॉस्फोरस जो कि होता है 31, सल्फर कितना होता है 32, क्लोरीन कितना होता है 35.5, उसका बाद पोटेशियम जो कि कितना होता है 39, कैल्शियम जो कि कितना होता है 40 और क्रोमियम पे चले जाओ जो कि होता है 52, देन आप आ जाओ आयरन जो कि क्या होता है 56, ठीक है, जो जनरली काम में आते हैं। निकल 58 होता है, कोबाल्ट 60 होता है, बट इतने काम में नहीं आते हैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ उनको मैं। तो ये 56 हो गया। उसके बाद आप आ जाओ ब्रोमीन पे। ब्रोमीन कितना होता है 80 के, अच्छा ब्रोमीन से पहले कुछ और रह गए, कॉपर ले लो। कॉपर कितना होता है 63.5, ठीक है। जिंक आपका कितना होता है 65, फिर आप ले लो ब्रोमीन जो कि क्या होता है 80 के बाद आप आ जाओ सिल्वर पे आ जाओ, सबसे ज़्यादा काम में आता है 108, देन आप आ जाओ आयोडीन पे जो कि होता है 127, फिर आप कहाँ चलना चाहोगे, गोल्ड अगर आप लेना चाहो तो ले लो, गोल्ड होता है 197, मरकरी आपके पास होता है 200, लेड आपका जनरली होता है 208, और बाकी किसी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मिलते रहेंगे, लोड ना लें। ये कुछ हैं जो आपको कॉपी करके रख लेने चाहिए, क्वेश्चंस में कहीं काम में आते रहेंगे तो हम उनको देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद चलते हैं आगे और मूव करते हैं अपने प्लेटिनम लिख लेना चाहो तो प्लेटिनम 195 होता है, गोल्ड से जस्ट पहले आता है, वो भी ऐड कर लो इसके अंदर। चलिए ये तो हुआ एक एटम के लिए, यानी एटॉमिक मास ग्राम। अच्छा हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज याद आ गया मुंह से बोलते बोलते, है ना, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मोलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी जानते, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिंपल एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया। देखो 16 था, 16 ग्राम लगा दिया, इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, तो ध्यान रखना। चलिए अब जैसे एटॉमिक मास था वैसे आपके पास अगला टर्म आता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आप सभी को आता है, तो हम एक टर्म सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबके एटॉमिक मासेस अगर आप सम कर दो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं, लेट्स से मैं आपसे बोलता हूं H2SO4, तो आप H2SO4 के लिए कैलकुलेट करो, 2 हाइड्रोजन तो 2 × 1, सल्फर 34 प्लस 64, इसका आएगा 98। अब जैसे मैंने ऑक्सीजन के लिए 3 वैल्यूज लिखी थी, मैं यहां पर भी 3 वैल्यूज लिखूंगा, एक 98 AMU और एक होगा 98 ग्राम। तो तीनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 98 क्या होगा, 98 होगा इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा 98 AMU। 98 AMU क्या होगा, हाँ ये इसका होगा मास ऑफ 1 H2SO4 मॉलिक्यूल। अब आप देखें, जैसा आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो AMU, मॉलिक्यूल के लिए AMU क्यों यूज कर रहे हो, मॉलिक्यूल के लिए तो कुछ और यूनिट बनाओ, मॉलिक्यूलर मास यूनिट बनाओ MMU। नहीं, एक्चुअली AMU पहले यूज कर लेते थे पर इसको बाद में रिप्लेस करके कर दिया गया 98U। यहां पर U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ये वही है यूनिफाइड मास, मतलब आप इसको एटम के लिए यूज करो, मॉलिक्यूल के लिए यूज करो, आप फ्री हो, जिसके लिए यूज करना चाहते हो कर सकते हो। आगे बात समझ में, 98 ग्राम ये हो गया इसका मोलर मास। क्या हो गया, मोलर मास, या फिर आप इसे चाहो तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? चलिए बहुत ही बढ़िया, इतना आप समझ गए तो हम चलते हैं आगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मोल कंसेप्ट। तो देखो मोल की एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, या मास ऑफ सब्सटेंस भी आप बोल सकते हो, which contains
as many particles, which contains as many particles as present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, कभी कभी काम में आती है, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। तो 12 ग्राम कार्बन एटम के 12 ग्राम में, मतलब C12 एटम के 12 ग्राम में जितने एंटिटीज यानी एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम 1 मोल बोलते हैं। और ये कैलकुलेट करने पर 1 मोल की वैल्यू कितनी आती है, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। एवोगैड्रोस नंबर आप सभी जानते हैं। देखो एवोगैड्रो नंबर और कांस्टेंट में फर्क होता है। ये एवोगैड्रो नंबर है, अगर आप इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलो उसकी यूनिट होती है पर मोल। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, यूनिटलेस। एक चीज यूनिट की बात आ गई तो एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका मोलर मास होता है, मोलर मास, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, क्योंकि वो 1 मोल का मास ग्राम में होता है। तो कई बार आपको ग्राम पर मोल लिखा हुआ मिल जाएगा, उससे आप कंफ्यूज मत होना। ये तो कई बात मोल कंसेप्ट की, ठीक है। मोल क्या होता है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करने चलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आप सभी बहुत अच्छे जानते हो कि 2-3 फॉर्मूले हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने के। जो पहला कैलकुलेट करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, वो कैलकुलेट करते हैं मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस सब्सटेंस का गिवन मास और उसे आप किससे डिवाइड कर देते हो, उसके मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को आप कुछ और नामों से भी जानते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसे आप अगर एटम्स के लिए निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते हो, और अगर आप मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो इन्हें आप नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हो। तो ये चीज आप ध्यान रखें, नंबर ऑफ मोल्स को आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स दोनों बोलते हो। सब्सटेंस के गिवन मास को अगर आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो आप उसके मोल्स निकल। अब ध्यान दो, बताओ मोलर मास हम कौन सी यूनिट में लिखते हैं, ग्राम में, इसलिए गिवन मास भी किस में लिखना चाहिए, ग्राम में। अगर आप कहते हो कि मैं इस पर आपको क्वेश्चन करके दिखाऊं, बहुत आसान है। पहले मैं आपसे बोल दिया 20 ग्राम नाइट्रोजन, अब 20 ग्राम नाइट्रोजन एटम लूं या मॉलिक्यूल लूं, ये चीज क्लियर कर दी जाती है क्वेश्चन के अंदर। कुछ नहीं दिया है तो आप नाइट्रोजन N2 ही मानकर चलोगे, ठीक है। या मैं क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस कितना है, N2 है, और 20 की जगह पे काम करो इसके कुछ लेट्स से 56 ग्राम ले लेते हैं। तो अभी आप जानते हो ये इसका गिवन मास है 56, डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 28, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसे आप 2 मोल N2 बोल सकते हो, ध्यान से देखना, या फिर आप इसे चाहो तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बोल सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड का मास आपको दिया, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको उसके मोल्स मिल जाएंगे। खैर मैं आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखने को नहीं कहूंगा, मैं आपको याद करने कहूंगा ऐसे, मोल्स और मास, और वैसे भी आपको याद होगा। तो अगर आपको मास से मोल्स निकालना है तो आपको डिवाइड बाय मोलर मास करना होगा, अगर आपको मोल से मास निकालना है तो आपको इनटू मोलर मास करना होगा, सही है। चलिए, जो दूसरा तरीका है आपके पास वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो उसे भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी अच्छी तरह जानता हूं, ये आप सभी लोग को अच्छे से आता है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना ऑब्वियसली मैं आपको सिखाऊंगा, बट बेसिक फॉर्मुलेज मैं आपसे पहले डिस्कस कर लूं। भाई अगर आपके पास के सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसको आप डिवाइड कर दो Na से, आपको उसके मोल्स मिल जाएंगे, और उसे मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इसको भी हम और एलाबोरेट करके यूज करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपके सामने बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूं। बट ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि अगर आपके पास की सब्सटेंस के मोल्स हैं और आपको उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो आपको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना होगा, Na से। तीसरा फॉर्मूला है जो कि गैसेस के लिए लगता है, हम इसे बोलते हैं आइडल गैस इक्वेशन, वहां से हम इसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आइडल गैस इक्वेशन सिखा दूं, खैर मुझे सिखाने की जरूरत तो नहीं है, नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। बताओ PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर P प्रेशर है ना। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, तो P आपका प्रेशर है, बट यहाँ मेनली यूनिट यूज करते हैं ATM। ATM के कुछ रिलेशन आपके काम में आते हैं, ये होता है 1.013 बार के इक्वल, ये प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स हैं, या फिर ये 760 mmHg के इक्वल भी होता है, 760 mmHg, ठीक है। और इसे आप 1.013
525 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेशर के कन्वर्जन के कुछ पॉइंट्स जो काम में आते हैं। वी हैव वॉल्यूम, वॉल्यूम की सही यूनिट होती है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, या फिर आप चाहो तो इसे 1000 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। वहीं अगर आप 1 लीटर को देखो तो 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो एक्चुअली 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होगा, या फिर आप इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर आप इसे 1000 सीसी भी लिख सकते हो। तो ये कन्वर्जेंस बहुत काम के हैं। एन मोल्स है, आर आपका गैस कांस्टेंट है। आर की कुछ यूनिट्स होती हैं, इसकी जो एसआई यूनिट में वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन हम यहां पर जो इसकी वैल्यू यूज करते हैं वो है ये R इज इक्वल्स टू 0.0821। कैलकुलेशन के लिए हम इसे 0.08 भी यूज कर लेते हैं, और इसकी यूनिट होती है ATM इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल। इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको जब ये वैल्यू यूज करनी है, ये अप्रोक्सीमेटली 1/12 के भी इक्वल होती है, और ये अप्रोक्सीमेटली 25/3 के भी इक्वल होती है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन में यूज करना चाहो तो। इसको यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है? प्रेशर किस में होना चाहिए? ATM में, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ये आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक चीज तो ये आपका आइडल गैस इक्वेशन है। इसको यूज करके आप गैस के मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो। वो सब हम करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एसटीपी के 2 कन्वेंशन चलते हैं। एक होता है ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है। ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से एसटीपी किसके इक्वल होता है? 1 ATM एंड 273 केल्विन के, ठीक। और न्यू कन्वेंशन की अगर आप बात करो तो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से ये क्या होता है? 1 बार एंड 273। सिर्फ प्रेशर का फर्क है। किसका फर्क है? प्रेशर का फर्क है। तो ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन में यही फर्क है। कई जगह पर आपको एनटीपी लिखा हुआ मिल जाएगा, एनटीपी कई बुक्स में। तो उसको भी आपको कितना लेकर चलना है? 1 ATM एंड 273 केल्विन ही लेकर चलना होता है। चलिए एक बार इसे कॉपी करें, फिर इसको मैं यूज करना सिखाता हूं आपको। चलिए तो अब देखें, हम जब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो वैसे आप लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं इस चीज को, आप लोगों ने बहुत बार यूज किया है कि अगर हम 1 मोल गैस के लिए बात करें, फॉर 1 मोल गैस, ठीक है। तो हम आगे से ही बात करते हैं कि अगर आप 1 मोल गैस ले लो, ठीक। तो अगर हम ओल्ड कन्वेंशन पे चलें, अब कभी भी आपको एसटीपी लिखा हुआ मिलेगा तो आपको एसटीपी को नए कन्वेंशन के हिसाब से लेना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, देखो एसटीपी का मतलब क्या हो गया? 1 बार एंड 273। अब आपको अगर वो यहां वाली वैल्यू यूज करवाएगा तो यही लिख के देगा। तो अगर आप 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालो V इज इक्वल्स टू nRT/P यूज करके, आगे ध्यान देके मोल्स हो गया 1, R की वैल्यू हो गई 0.0821, टेम्परेचर आपका कितना हो गया? 273 अपॉन प्रेशर। तो ध्यान रखना ये वैल्यू हमेशा 22.4 आती है, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो गया। मैं आपको बता दूं कुछ वैल्यूज ध्यान रखना आज आगे के लिए। 0.0821 इंटू 273 तो 22.4 आता है। ये हमारे छोटे छोटे टूल्स बन जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। 0.0821 इंटू 300 की वैल्यू 24.63 आती है। याद हो जाएगा आपको, बस लिख के छोड़ दो। अगर हम यहां पर बात करें और आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो मोल्स वही 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है आपका 273, प्रेशर 1 बार है, तो बार को ATM में कन्वर्ट करोगे तो 1.013 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.7 लीटर्स। बस इन दोनों कन्वेंशन में डिफरेंस है और इन्हीं के हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला सिंपल है कि अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम पता है, देखो आपको दिख रहा है, जैसे मैं यहां से बात करूं कि भैया आज के बाद 22.7 लीटर ऑफ अ गैस अगर आपको मिलता है एट STP, कहां मिलता है? STP पर। एक सेकेंड दें, चलिए तो थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो दूर हो गया। तो जो आपसे कह रहा था कि अब आप देखो 22.7 लीटर अगर आपके पास किसी गैस का है STP पर तो वो 1 मोल के बराबर होगा। तो अगर उसी का आपको 1 लीटर मिल जाए तो 1/22.7 मोल के बराबर होगा। तो अगर आपके पास उसका V लीटर है तो वो कितना हो जाएगा? V/22.7 मोल के बराबर। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है? एक फॉर्मूला बन जाता है कि किसी भी गैस के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मैं बार बार गैस बोल रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो आपको उसका वॉल्यूम देखना है एट एसटीपी और उसको डिवाइड कर देना है 22.7 से। यूनिट का ध्यान रखना, यहां भी वॉल्यूम लीटर में, अगर यहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा, या 25 जानते हैं। लेकिन अगर एसटीपी की जगह आपको 1 ATM 273 दे दे तो आपको वैल्यू 22.4 यूज करनी। तो फिर से वही है, आपको निकालना है मोल्स ऑफ गैस और इधर आपको दिया हुआ है वॉल्यूम एट एसटीपी। तो अगर आपको वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय 22.7 और मोल से वॉल्यूम निकालना है तो इनटू 22.7। अगर एसटीपी जगह 1 ATM 273 लिखा हुआ है तो आप सिर्फ 22.4 को यूज करोगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनसे आपको खेलना आना चाहिए, जो बेसिक मोल्स के अंदर काम में आते हैं, और इन तीनों को आपको आपस में इंटर रिलेट करना आना चाहिए। तो बड़ा ही आसान होता है इनको आपस में इंटर रिलेट करना। हमने सीख लिया भाई मोल कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। मोल हम मास से निकाल सकते हैं, मोल हम वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से निकाल सकते हैं, और मोल्स हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल, मास से मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास। मोल से मास निकालना है तो इनटू मोलर मास। सिमिलरली मोल्स से या वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय 22.7, मोल से वॉल्यूम निकालना है तो इनटू 22.7, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाय Na, और उल्टा बोल देना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल, और मोल से निकालने हैं तो इनटू Na। अब ये खेलने वाले क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे बोल दूं कि बताओ मेरे पास 8.8 ग्राम CO2 है, उसका वॉल्यूम एट एसटीपी बताओ। तो बता दो, ये रहा मास और निकालना है वॉल्यूम। तो पहले आओगे रास्ते में कौन पड़ेगा, मोल, तो पहले आपको मोल से मिलना पड़ेगा। तो देखो मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 44 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.7। क्वेश्चन खत्म। अगर ये एसटीपी जगह 1 ATM 273 बोल देता तो मैं इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर लेता, है ना। मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 112 ml SO2 गैस है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल अभी नहीं करवा रहा हूं, वो अलग तरीके से करवाऊंगा इसलिए। तो उसका आपको मास बताना है, बता दो। SO2 गैस है एट 1 ATM 273, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम है और आपको उसका मास निकालना, तो फिर से पहले इसके मोल्स निकालो। तो 112 ml ये इसका वॉल्यूम है, डिवाइड बाय क्या करोगे, इसका वॉल्यूम 22400। तो देखो इसके मोल्स कितने हो गए, 1/200। बोले बात समझ में आ रही है। आपको गैस का वॉल्यूम दिया है, आप उसे डिवाइड कर दो, 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। एक्चुअली तो हम ऐसा करते हैं 112 मिलीलीटर अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन ये लीटर ये मिलीलीटर दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो इंटू 1000 किया, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1/200 मोल आ गए। अब अगर आपको मोल से मास निकालना है तो इनटू क्या कर दो, मोलर मास। तो SO2 का मोलर मास हो गया 64, आंसर आ गया 0.32 ग्राम। तो बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप आपस में बड़े आसानी से रिलेट कर सकते हो ना। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हम देखेंगे जब हम कहाँ पहुँच जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेशन। वैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हुए हैं एज इलस्ट्रेशंस, बट बस इस पर हम आ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और सिखा दूँ। हो गया कॉपी, क्योंकि मैं इसे उड़ा रहा हूँ अब। चलिए ध्यान से देखें, कई बार आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये सब कैलकुलेट करने, तो उसका मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखा रहा हूं जिससे फिर आप कभी गलती करोगे ही नहीं, ठीक है। हमेशा इसी को फॉलो करना, आसान होता है, फास्ट होता है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में यहां पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस सब काउंट हो जाएंगे, सब आ जाएगा, सब एक साथ ले लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझ लें, लेकिन इसको पहले कंसेप्ट को समझ लो। देखो जैसे मेरा फेवरेट है ये, मैं आपसे बात कर लेता हूं वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 की, ठीक है। मेरे पास एक H2SO4 का मॉलिक्यूल है। अब आप देख सकते हो एक H2SO4 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, दिख रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सल्फर एटम है और इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स भी हैं। अच्छा, अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल की जगह अगर मैं इसके Na मॉलिक्यूल्स ले लूं, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर कितने हैं? हाँ, दिख रहा है यहां पर क्या होंगे, 2Na तो हाइड्रोजन एटम्स होंगे और Na क्या होंगे, सल्फर एटम्स होंगे, और 4Na क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम्स होंगे।
होंगे। चलिए तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। क्यों हो गया बहुत बढ़िया? भाई आपको पता है Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया? एक मोल। तो अब आपके पास एक मोल तो क्या हो जाएगा? H2SO4। ठीक, बताओ 2Na का मतलब क्या हो गया? आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हो गए। और Na का मतलब क्या हो गया? आपके पास 1 मोल सल्फर एटम्स हो गए और 4 मोल क्या हो गए? ऑक्सीजन एटम्स हो गए। दिख रहा है? अब यहां से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाला हूं जो आपके काम में आएगा। ध्यान दें, आपने कहा था कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और यहां से हमने प्रूव कर लिया कि 1 मोल H2SO4 अगर आपके पास हो तो उसके पास 2 मोल हाइड्रोजन होंगे। यानी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उतने ही उनके मोल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? उतने ही उनके मोल्स भी होते हैं। सिंपल इतनी सी बात लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स in a molecule will always be equal to number of moles of atoms। तो वो उन्हीं एटम्स के क्या होंगे? मोल्स के भी बराबर होंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हैं हम? बहुत सारी हम डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे समझना मेरी बात को? जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास लेट से 0.3 मोल H2SO4 है। अब आपको इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालें। आपको दिख रहा है कि एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है। तो बताओ 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 मोल सल्फर एटम होगा और 4 मोल क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम होंगे। बताओ अगर 1 मोल में इतना है तो 0.3 मोल में कितना होगा? 0.3 इंटू 2, यानी इसमें 0.6 मोल हाइड्रोजन होगा। 0.3 इंटू 1 इसमें 0.3 मोल सल्फर होगा और 0.3 इंटू 4 इसमें 1.2 मोल ऑक्सीजन होगा। अब आपको इनका नंबर निकालना है। तो भाई 0.6 मोल हाइड्रोजन, देखो ये एटम है ना, एटम इंटू Na कर दो तो इसके अंदर 0.6 Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसमें 0.3 Na सल्फर एटम्स होंगे और इसमें 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है ना? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हमें जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने में इसे करेंगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका हम उल्टे काम भी कर सकते हैं। उल्टे काम कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं, एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 will contain 0.5 Na ऑक्सीजन एटम्स। मतलब अब उसने थोड़ा सा खेल गया आपके साथ। उसने क्या डेटा चेंज कर दिया, बोल रहा है कि कितने H2SO4 में, H2SO4 के किस मास में इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, बताओ क्या 0.5 Na ऑक्सीजन एटम्स को मैं 0.5 मोल ऑक्सीजन लिख सकता हूं? फिर से आप यहां पर आओ भाई, 1 मोल H2SO4, बताओ 1 मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं आपको? मुझे तो 4 मोल दिख रहे हैं और 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स इसमें होंगे। तो अगर 4 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल में है तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होगा? 1/4 मोल में होगा ना? होगा। तो बताओ आपके पास कितना है? 0.5 मोल। तो बताओ 0.5 मोल ऑक्सीजन कितने H2SO4 में होगा? तो 1/4 इंटू 0.5 मोल H2SO4। ये H2SO4 के मोल्स आए हैं। आपको मोल्स नहीं निकालने, आपको तो क्या निकालना है? मास। तो इंटू इसका मोलर मास 98 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 98। देखो 1/4, इसको 1/2 लिख दो, बाय 8 ग्राम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कई चीजें निकालने में हेल्प करेगी। आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। वो देखो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरा पेटेंट क्वेश्चन है, हमेशा मैं लेता हूं उस क्वेश्चन को। इन 34.2 ग्राम शुगर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। फटाफट से ट्राई करें, अगर आपसे हो गया तो स्किप कर दें, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो सोल्यूशन देखें। देखिए 34.2 ग्राम शुगर होती है C12H22O11, जिसका मोलर मास होता है 342। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं,
34.2 डिवाइडेड बाय 342, मतलब मेरे पास 0.1 मोल शुगर है C12H22O11। ये क्वेश्चन तो आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, ऐसे दिख रहा है, एक में 12 है ना, तो 0.1 में कितने होंगे, 12 इंटू 0.1 यानी 1.2 मोल तो आपके पास कार्बन होगा, 2.2 मोल आपके पास हाइड्रोजन होगा और 1.1 मोल आपके पास ऑक्सीजन होगा। अब बताओ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स बोल दिया तो आपको टोटल एटम्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप तो दिख ही रहा है, हर एक निकालना है। तो देखो 1.2 इंटू Na, तो आपके पास 1.2 Na तो कार्बन एटम्स हो गए, 2.2 Na हाइड्रोजन एटम्स हो गए एंड 1.1 Na ऑक्सीजन एटम्स हो गए। तीनों जोड़ दो तो आपको टोटल एटम्स मिल जाए, बस और क्या है ना। चलिए ये देखिए, व्हाट वुड बी द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 81.2 ग्राम कार्नालाइट। अब कार्नालाइट का फॉर्मूला लिख के दिया मैं आपको। अब आपको इस कंपाउंड के मास में ऑक्सीजन का मास निकालना है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक। एक जो मैंने अभी आपको सिखाया मोल वाला, तो पहले वो सिखाता हूं, है ना भाई। आपको दिख रहा है 1 मोल MgCl2, 1 मोल है ना, यह है मेथड नंबर 1। 1 मोल MgCl2.6H2O आप ले लो। तो 1 मोल MgCl2.6H2O में आपको कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं भाई, मुझे तो 6 दिख रहे हैं, तो 6 मोल ऑक्सीजन होंगे उसमें, होंगे। अब आपके पास कितना है, 81.2 ग्राम, मोल्स निकालो। मैग्नीशियम 24, क्लोरीन 35, 71 प्लस 6 इंटू 18, तो देखो ये हो गया 108 प्लस 95, 3203। 4 से जा रहा है, देखो दिख रहा है 4 से जा रहा है, तो ये 203 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4। समझ पा रहे हो ना, मास डिवाइड बाय मोलर मास, यानी आपके पास 0.4 मोल Mg Cl2.6H2O है क्या है। तो बस अब आप देखो, अगर 1 मोल में 6 मोल है तो बताओ इसके 0.4 मोल में कितना ऑक्सीजन होगा, 6 इंटू 0.4 यानी 2.4 मोल आए ऑक्सीजन के मोल। ओ इसने सिर्फ ऑक्सीजन बोला है ना, तो आप देखो मास के केस में चाहे O लिख लो चाहे O2 सेम आएगा। हाँ मास बोला है ना, तो चाहे आप O मान लो चाहे O2 मान लो, वैल्यू कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा सर O लूं या O2 लूं, दोनों लेके देख के कर लो, सेम आएगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो 2.4 इंटू 16, इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास ऑक्सीजन मास। ये एक तरीका है इसको करने का। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, मेथड नंबर 2। ये ज्यादा आसान है, आप बता देता हूँ उसको भी। भाई आप देखो, आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, आपने निकाला अभी, ये रहा 203 आया, तो हम बोल सकते हैं कि इन, ये यूनिटरी मेथड है वही, कि इन 203 ग्राम MgCl2.6H2O मास ऑफ ऑक्सीजन इज, तो देखो इसमें 6 इंटू 16 96 ग्राम ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे। तो इस कंपाउंड के 203 ग्राम में इतना ऑक्सीजन है, तो बताओ इसी कंपाउंड के 1 ग्राम में कितना ऑक्सीजन होगा, वो कितना होगा 96 डिवाइड बाय 203। तो अगर आपके पास इस कंपाउंड का 81.2 ग्राम है, तो बताओ इसके 81.2 ग्राम में 96 अपॉन 203 इंटू 81.2 कैलकुलेट कर लो, ये 0.4 टाइम्स जाएगा, तो 96 इंटू 0.4। ये आपको अपने क्वेश्चन का, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो मेथड जो मैंने आपको सिखाया है 1 मोल में कितने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आएगा। ये देखें, व्हाट मास ऑफ CO2 कंटेन्स इतना ऑक्सीजन एटम। आप देखो इसको डिवाइड कर दो 6.02 इंटू 10⁻23 से, दिख रहा है आपको, तो ये गया 10⁻−1, ये गया 2 टाइम्स, सॉरी 0.2 टाइम्स, 1.2 है ना, तो ओवरऑल आपके पास 0.02 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। ध्यान से देखो, मुझे ऑक्सीजन के नंबर दिए थे, मैंने उसके एटम्स के मोल्स निकाल लिए। अब देखो CO2 दिख रहा है आपको, भाई 1 मोल CO2 जब मेरे पास होता है तो उसमें 2 मोल ऑक्सीजन हो गए, ऐसा बोल दो 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 में, तो आपके पास कितना है, आपके पास है 0.02 मोल ऑक्सीजन। तो 0.02 मोल कितने में होगा, 0.01 मोल CO2 में। और अब ये तो गांव का बच्चा अच्छा जान चुका है कि मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू मोलर मास। क्वेश्चन खत्म, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, और क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए फटाफट सॉल्व कर लेने चाहिए आपको इनको, मतलब आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
Calculate mass of H3PO4 which contains 4 gram oxygen. Calculate mass of H3PO which contains 4 gram oxygen atoms. देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, आप ट्राई करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो आप यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है आपने, आप चाहो तो इसे O2 मान के चल सकते हो, अगर आप मानना चाहते हो तो ठीक है। तो 4/32 यानी आपके पास 1/8 मोल O2 हो गई, इसके हिसाब से हो गई, ठीक है। अब आप H3PO4 में देखो कि अगर आपके पास 1 मोल H3PO4 है तो उसमें 4 मोल ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। अगर आप O2 लिखो तो वो 2 मोल O2 बन जाएगा, समझ रहे होंगे, यहाँ बैलेंस हो जाएगा। अब आप करके देख लो, 2 मोल O2 1 मोल में है, तो बताओ 1 मोल O2 कितने में होगी? 1/2 मोल में। आपके पास कितनी है? 1/8। 1/8 कितने में होगी? 1/2 इंटू 1/8 यानी 1/16 मोल। 1/16 मोल से मास निकालना, इंटू मोलर मास 98, इसका भी 98 आता है। आप यहां कर लो 4 ग्राम ऑक्सीजन, 4 बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, तो 1/4 मोल ऑक्सीजन है आपके पास। तो आपको दिख रहा है कि 1 मोल H3PO4 उसमें कितना है? 4 मोल ऑक्सीजन है। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन कितने में होगा? 1/4 मोल H3PO4 होगा ना। तो आपके पास कितना है? 1/4 ही है, तो 1/4 कितने में होगा? 1/16 होगा। और इंटू मोलर मास कर दो 98, तो आपको इसका भी मास मिल जाएगा। तो आपसे कह रहा था कि एटम्स मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एटम्स मानना चाहते हो एटम्स मान लो, मॉलिक्यूल्स मानना चाहते हो मॉलिक्यूल्स मान लो। चलिए बहुत ही बढ़िया। ये देखें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका भी मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। भाई आपके पास अगर कोई एलिमेंट है ZXA, तो आप सभी जानते हो कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो Z के बराबर होंगे, और अगर स्पीसी न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, है ना, ये आप जानते हो। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो गांव का अच्छा जानता है A माइनस Z के बराबर होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करवा दिया मैंने आपको एक साथ ही, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चार्ज भी कैलकुलेट करवाता हूँ, चार्ज वाला शायद आगे होगा, नहीं है कोई बात नहीं, हम इसको चार्ज को भी ले लेते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको एक साथ। तो हमारे पास है NH4+, कौन है? NH4+। तो अगर आप NH4+ में देखो तो हम जानते हैं भाई नाइट्रोजन क्या होता है? 7n14 और हाइड्रोजन होता है 1h1। सबसे पहले इनमें प्रोटॉन्स निकालते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, कितने प्रोटॉन्स है? 11। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो 10 आएंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज आने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा। और न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालो तो नाइट्रोजन में 14 माइनस 7 7 न्यूट्रॉन्स है, 4 हाइड्रोजन में कितना होगा? 0 1 माइनस 1, देखो 7 न्यूट्रॉन्स है आगे किसमें? इस एक NH4+। अब आप समझना, हम वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं दोबारा कि अगर मेरे पास एक NH4+ आयन है, एक NH4+, तो देखो एक NH4+ में 11 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं, यह एक NH4+ में। अगर मैं इसकी जगह 1 मोल ले लेता तो भैया 1 मोल NH4+ में मेरे पास 11 मोल तो क्या होते? प्रोटॉन्स, 10 मोल क्या होते? इलेक्ट्रॉन्स, और 7 मोल क्या होते? न्यूट्रॉन्स। अब आप मुझे ये बताओ मेरे पास कितना मोल NH4+ है? तो 5.4 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 18, आई थिंक 18 3 54 होता है ना, तो इसके हो गए 0.3 मोल। तो आप खुद समझो कि जब आपके पास 0.3 मोल NH4+ होगा तो उसमें एक में 11 है ना, 0.3 में कितना होगा? 11 इंटू 0.3, 3.3 मोल प्रोटॉन्स होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 7 3 21, 2.1 मोल न्यूट्रॉन। सबके मोल्स आ गए। अब अगर आपके पास सबके मोल्स आ गए हैं तो बताओ नंबर निकालने के लिए इसको भी इंटू Na करोगे, तो प्रोटॉन्स हो गए 3.3 Na, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 Na, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 2 Na। कर सकते हैं ना, बस यही करना होता है। चार्ज, कुछ लोग यहाँ चार्ज में गलती करते हैं, कुछ लोग चार्ज क्या बोल देंगे? 1 नहीं है चार्ज। NH4 पे प्लस चार्ज है
तो जो चार्ज है बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखना, किसी भी +2 चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। जैसे एक अमोनियम आयन पे चार्ज इतना है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि चार्ज ऑन 1 NH4+ आयन, बताओ कितना दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिख रहा है एक NH4+ पे। अच्छा, आपके पास कितना है 0.3 मोल। 0.3 मोल NH4+ का मतलब कितना हो गया 0.3 Na NH4+ आयन। भाई मोल का मतलब सिंपल सी बात है Na है, तो अगर आपके पास 0.3 मोल NH4+ है तो वो 0.3 Na NH4+ आयन होगा। तो अगर एक NH4+ आयन पे इतना चार्ज है तो बताओ चार्ज ऑन 0.3 Na आयंस, एक पे इतना है तो इतने पे कितना होगा इनटू मल्टीप्लाई कर दो, तो Na की वैल्यू हो गई 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। और इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये आपके पास बेसिक मोल्स थे। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। यह है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो आप ध्यान रखना इसको कैसे सॉल्व करोगे। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। वाटर का मास निकालना यहां से कर लोगे ना, ये मैं करके बताऊं, कर लेना, ये मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि फिर हमें प्रैक्टिस सेशन भी करना है। एवरेज एटॉमिक मास, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये हम लेकर चल रहे हैं एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए, लेकिन मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला सिखा रहा हूं जो हर जगह पर काम में आता है, चाहे वो एक आइसोटोपिक मिक्सचर हो। फिर हम देखेंगे गैसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आप ध्यान से समझना, आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। होता क्या है एवरेज एटॉमिक मास वो समझ लेते हैं पहले। देखो जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं C12, C13, C14। तो इस दुनिया में ना कई एलिमेंट्स आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका ऑलमोस्ट 99.9% पार्ट C12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और कार्बन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 12 ही आ जाता है। लेकिन जब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है Cl35 और एक होता है Cl37। ये अप्रोक्सीमेटली 75% और ये 25%। इस चीज को हम बोलते हैं अबंडेंस। क्या बोलते हैं? अबंडेंस। और हम इसे मोल परसेंट के इक्वल लेकर चलते हैं। यानी इस दुनिया में जितना भी क्लोरीन है उसका 75% Cl35 है और 25% 37। अब देखो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो यहां पर हमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ता है और वो जो कंट्रीब्यूशन लेकर मास आता है एटॉमिक मास, उसे हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो आप ध्यान रखना, किसी भी मिक्सचर के लिए अगर आप एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहते हो, एवरेज एटॉमिक मास, या फिर आप इसे चाहो तो एवरेज मोलर मास भी बोल सकते हो, एवरेज मोलर मास, उसका एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना, काम में लेंगे हम लोग। टोटल, ये बेसिक फॉर्मूला जरूर याद रखना, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक, तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, ये टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ये आपके पास क्या बन गया, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला बन गया। अब आप समझो इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में हम W टोटल अपॉन N टोटल लिखा करेंगे। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं W टोटल दैट इज टोटल मास अपॉन N टोटल। अब हम इसे हर जगह यूज करेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, दिख तो रही है आपको। तो अब मान लो आपके पास एक आइसोटोपिक मिक्सचर है, एक एलिमेंट है जो कि इस दुनिया में 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ZXM1 और एक ZXM2। ठीक है, मान लो इसका मोल परसेंट या मोल्स का रेशियो, लाहौल बिला कुव्वत, इसके मोल्स हैं N1 और इसके मोल्स हैं N2। इनके मोल्स हैं, या फिर आप इसे मोल परसेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, या फिर आप इसे परसेंटेज अबंडेंस भी बोल सकते हो। सबको एक ही तरह लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, M1 इसका एटॉमिक मास है और अब तक हम ये सीख चुके हैं एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों की वैल्यू सेम होती है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का मोलर मास 12 है, बस मोलर मास ग्राम में होगा और एटॉमिक मास AMU में होगा।
समझ गए? चलिए, तो मोल्स, ये इसके मोल्स हैं, मोल्स इनटू मोलर मास से हम इसका मास निकाल सकते हैं, वो m1n1 होगा, और यहां निकाल सकते हैं वो m2n2 होगा। तो देखो, अगर आपको इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, दैट इज m1n1 प्लस m2n2 अपॉन ये क्या बन जाएगा, n1 प्लस n2। यानी एक आइसोटोप का मोलर मास इनटू उसका परसेंटेज, दूसरा आइसोटोप का मोलर मास इनटू उसका परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज। यहां से आप इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको भी एग्जांपल दिया क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक है Cl35 और एक है Cl37। ठीक है, 35 का परसेंटेज अबंडेंस है 75% और इसका है 25%। बताओ इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास होगा वो कितना होगा, m1n1 यानी 75 इंटू 35 प्लस m2n2 37 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 हो गया 100। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 35.5। उल्टा भी पूछ सकता है, आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास दे देगा और उसका परसेंटेज पूछ लेगा, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। उसको करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ B10 एंड B11 आइसोटोप्स। तो आपके पास बोरोन है, ये जो बोरोन है ये इस दुनिया में B10 और B11 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मान लो इसमें से एक आइसोटोप का मोल परसेंट है x, भाई आपको परसेंट निकालना है ना, मोल परसेंट, तो तब इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। B10 का ही निकालना है वैसे ही, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका एवरेज एटॉमिक मास आपको 10.8 दिया हुआ है। हमने अभी निकाला फॉर्मूला m1 इंटू n1 यानी 10 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू n2 यानी 11 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, टोटल कितना हो गया 100। यहां से आप x के लिए निकाल लो, x आ गया, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं ना? तो बस ये सिंपल से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ मिलते रहेंगे और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन में देख लेंगे। चलिए ये देखें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, बस वहां पर आइसोटोप्स थे, यहां पर एक गैसियस मिक्सचर होगा। तो मान लो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, सारी कहानी सेम है। गैसियस मिक्सचर, ये आप हमेशा ध्यान रखना, गैसेस, ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, एंड गैसेस ऑलवेज फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऑलवेज फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो गैसेस हमेशा कौन सा मिक्सचर फॉर्म करती हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती है। तो मान लो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें दो गैसेस हैं, एक गैस 1 और एक गैस 2। दो से ज्यादा गैसेस भी हो सकती हैं, एक के मोल से n1 दूसरे के मोल से n2, इसका मोलर मास है m1 और इसका मोलर मास है m2। कोई चेंज नहीं, एग्जैक्टली सेम है, बस एवरेज एटॉमिक मास की जगह हम इसे एवरेज मोलर मास बोलेंगे और कई बार हम इसे m मिक्सचर भी बोल देते हैं। m मिक्सचर, तो m मिक्सचर किसकी इक्वल होगा, देखो m1 इंटू n1, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू, सॉरी माई मिस्टेक, अभी हमने सीखा m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, W टोटल, W टोटल अपॉन क्या बन जाएगा ये n टोटल। बताओ W टोटल कितना हो गया, टोटल मास कितना होगा m1 इंटू n1, सो m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 अपॉन क्या बन जाएगा n1 प्लस n2। तो इस तरह से आप इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? तो बस ये आपके पास एवरेज मोलर मास का फंडा और कंसेप्ट है, सेम है, चाहे आप आइसोटोप के लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों में आपको क्या मिलने वाले हैं, सेम ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो बस कुछ भी नहीं है। अब इनके ऊपर हम, अच्छा इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आ गया एवरेज मोलर मास गैसेस मिक्सचर का। अब कई बार यहाँ पर वो टर्म यूज करता है वेपर डेंसिटी, क्या यूज करता है, वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन हम फिर एक साथ लेंगे, मजा भी आएगा तभी। तो दूसरा जो आपके पास हम टर्म यहाँ पर देखने वाले हैं उसे हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, तो देखो वेपर डेंसिटी नाम आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे कि किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी होता है। लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। किसी सब्सटेंस की जो वेपर डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो सिंपल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस with respect
डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर आप किसी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर कर लो तो आपको उसकी वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। वेपर डेंसिटी हम कैलकुलेट करने चलें उससे पहले आपको एक और छोटी चीज देखनी है, ये आप सभी जानते होंगे, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। जानते हैं ना, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। नहीं जानते तो जान ले, पीवी इक्वल टू एनआरटी से बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं ना। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन होता है मोल्स अपॉन मोलर मास। इस वॉल्यूम को इधर भेज दो, ये टर्म बन जाएगा डेंसिटी, ये बन जाएगा पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या रादर मैं इसको लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ गैस, आप क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ गैस को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से कंपेयर कर लोगे सेम प्रेशर टेम्परेचर पे। अब आप पीएम इक्वल टू डीआरटी लगाओ, डेंसिटी ऑफ गैस जो होगी वो क्या होगी, पी इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन आरटी, डिवाइड बाई बनेगी पी इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आरटी। देखो पी बाय आरटी से पी बाय आरटी टर्म गया, तो ये वेपर डेंसिटी जो है वो मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये तो आप सभी जानते हैं ये वैल्यू 2 होती है। तो यहां से देखो हम किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी होगा। ये किसी भी गैस के लिए एप्लीकेबल है, या किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। अब आप देखो, आप एक गैसियस मिक्सचर से डील कर रहे हो, तो जब आप एक गैसियस मिक्सचर से डील कर रहे हो तो यहां पे फर्क क्या हो जाएगा, फर्क कितना हो जाएगा, m गैस की जगह m मिक्सचर आ जाएगा, और 2 इंटू यहां क्या बन जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बन जाएगा। तो कई बार क्वेश्चंस में आपको वो मोलर मास डायरेक्टली में देकर वेपर डेंसिटी दे देगा, या मोलर मास नहीं पूछकर आपसे वेपर डेंसिटी पूछ लेगा, तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस तरीके से डील करना है और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए तो अब आप क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको मिले। देखो जैसे पहला क्वेश्चन सिंपल वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर व्हिच कंटेन्स O3 एंड CO2। एक है O3 और दूसरी है CO2, लेकिन ध्यान से पढ़ें, यह नयन यह चक्षु, दोनों को खोल के पढ़े तो मास रेशियो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मास रेशियो। तो अब अगर आपको इन दोनों का मास रेशियो दिया हुआ है तो बड़ी बात नहीं है, आप मास से पहले क्या निकाल लो, इनके मोल्स। देखो क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 48, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 44 बनेगा। 4 से उड़ा दो, 4 से उड़ाएं, 4 से उड़ा दो, और क्या है, ये जाएगा 12 4 जा 48 और ये 11, मल्टीप्लाई करो 22:12, अभी तो और कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 11:6, ये इनके मोल्स का रेशियो आया। अब जाके आप इस मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हो, यहां से कर दिया तो आपका गेम हो जाएगा। तो अब देखो इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास होगा वो होगा 48 × 11 प्लस 44 × 6 अपॉन 11 + 6। कर लिया होगा तो आपने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखें, ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हो ना। एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस, अभी नहीं करना, आप प्रैक्टिस सेशन में करना, मैं फटाफट करके दिखा रहा हूं आपको। एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग NO एंड NO2 इज 38। तो एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें एक गैस है NO और दूसरी गैस है NO2। इसमें एक गैस का मोलर मास है x और दूसरे का है 100 - x है। तो देखो एवरेज मोलर मास 38 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 16 + 14, तो ये हो गया 30 × x प्लस NO2 हो गया 46 × 100 - x डिवाइडेड बाय 100। सही है, इसको आप देखो एक बार सॉल्व करते हैं। 3800 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30x प्लस 4600 माइनस 46x। ठीक है, देखो 30 माइनस 16 को दे लिया, 16x इज इक्वल्स टू, इधर आएगा 800 बचेगा। आपको दिख रहा है x के लिए आ गई 50, वो वैसे भी दिखना चाहिए। ध्यान से देखो, इसका मोलर मास था 30, इसका था 46, 38 जो है वो 30 और 46 का मीन आता है, एवरेज। तो अगर किसी मिक्सचर का मोलर मास दोनों के मोलर मास का एवरेज आ रहा है तो दोनों गैस की मोल परसेंट इक्वल होगी 50-50। यानी अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों के मोल का रेशियो 1:1 है। अब आप ध्यान से देखो, आपसे मोल परसेंट नहीं बोला, मोल परसेंट बोलता तो आंसर 50 होता।
आपसे हर गैस का मास परसेंट बोला है तो बोल लेने दो। बताओ क्या आपको मोल से मास निकालना आता है? बिल्कुल आता है। क्या करेंगे, मोल से मास निकालने के लिए हम इनटू मोलर मास करेंगे। तो देखो इसके मोल, इसका मास बन जाएगा 30 ग्राम या 30 लिख लो, मास का रेशियो निकाल लेते हैं 46, तो ये 15:23 का रेशियो है। अब अगर आपको मास परसेंट ऑफ NO निकालना है तो क्या बनेगा, NO का मास अपॉन टोटल मास कितना 38 इंटू 100। क्वेश्चन खत्म। हाँ, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत खेल लेगा ऐसे क्वेश्चन में आपसे। ये देखें, अब मोलर मास की जगह क्या दे दिए, वेपर डेंसिटी दे दी है। कर लोगे ना, वेपर डेंसिटी से मोलर मास निकाल लेना। तो वेपर डेंसिटी 36 है तो मोलर मास कितना हो जाएगा 72। मोलर कॉम्पोजिशन मान लो इसके x है तो 64 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इंटू SO3 का मोलर मास हो गया 80 डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। वैसे ध्यान से देखो 72 जो है ना वो 64 प्लस 80 का एवरेज है। देखो 142/2 144/2, तो हाँ 1:1 होगा, 50-50%। ये देखें, ये एक और छोटा सा क्वेश्चन, बस इसमें गलती मत कर देना। देखो ये डेंसिटी ऑफ गैसेस में से लिखो। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में बहुत फर्क होता है। वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होती है, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बाय 2 से आती है। ये डेंसिटी यूनिट भी दी, देखो ग्राम पर लीटर। हाँ, यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा काम बढ़ गया है। गैसियस मिक्सचर के लिए P इंटू एम मिक्सचर इक्वल टू आप लिख सकते हो D मिक्सचर इंटू RT। जब डेंसिटी दी हुई हो तो पहले आप यहां से मोलर मास निकालो। कैसे, D मिक्सचर बताओ, D मिक्सचर कितना है 3.2, R की वैल्यू आप अच्छे जानते हो 0.0821, टेम्परेचर है 300 और वॉल्यूम कितना, प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 2.463। ध्यान से देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, वैल्यू याद रख लेना 24.63 आती है। तो ये इसको 10 टाइम्स उड़ाएगा, आपको इस मिक्सचर का मोलर मास 32 मिल गया। अब क्या है, मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, तो 32 में N2 भी है और O3 भी है। तो मान लो ये X, तो ये 100 माइनस एक्स, आगे तो आप समझते हो, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से हम इन गैसियस मिक्सचर्स के लिए क्या कर सकते हैं, एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बस अभी एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक्चुअली परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास होती है, अगर आप पूरा पूरा लिखना चाहो तो मान लो आपके पास H2SO4 है। इस H2SO4 में मान लो मैं ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना चाहता हूं, तो बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे पूरा, यही करोगे ना। तो देखो ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत है नहीं, आप पहले से जानते हो। अगर आपको किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास निकालना है ऑफ एन एलिमेंट, या किसी एक कंपोनेंट का निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100, जैसे हमने यहां पर किया। अब इसमें वैरायटीज होती है, तो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहला, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर तो रट चुका होगा आपको। इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर, व्हाट वुड बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। ये कह रहा है इंसुलिन कोई कंपाउंड है, हाँ, इसमें सल्फर है 3.2%, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया हुआ है 3.2। ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100। अब ये कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। भाई इंसुलिन में सल्फर है, ये बोलने के लिए उसमें सल्फर का एटलीस्ट एक एटम तो होना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे मिनिमम के लिए कि इसमें सल्फर का एक एटम है। भाई किसी कंपाउंड में सल्फर है तो उसके लिए मिनिमम मरे से मरा उसमें सल्फर का एक एटम तो होगा ना, तभी तो बोलोगे उसमें सल्फर है। तो बस यही कंसेप्ट है, कैलकुलेट कर लो वैल्यू, आपको डायरेक्टली अपना आंसर क्या मिलेगा 1000। भाई ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगह मिलता है, इसमें हमें ज़्यादा लोड आएगा ही नहीं। तो अगर वो मुझसे कह रहा है कि ये कंपाउंड है, उसमें 3.2% सल्फर है और उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ, उसका जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है वो तब आएगा जब उसमें हम सल्फर का एक एटम, एक से ज़्यादा होगा तो मोलर मास और बढ़ जाएगा, पर एक से कम सल्फर एटम तो हो ही नहीं सकता है।
चलिए इसी बात पे इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, देखें इसका आंसर आप निकाल पाते हो क्या। चलिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं हुआ ध्यान से देखना, सेम कंसेप्ट है बट चेंजेस हैं। कह रहा है कंपाउंड कंटेन्स 20% सल्फर एंड 40% ऑक्सीजन। तो सल्फर है 20%, तो मान लो 100 ग्राम मास है तो 20 ग्राम सल्फर है और 40 ग्राम ऑक्सीजन। अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड का ले लूँ तो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या आप चाहो तो मास रेशियो में खेल लो, आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है। अब डिवाइड बाय मोलर मास करो, तो देखो 20 बाय इसका मोलर मास होता है सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। सो 16 2 हो गया 32 हो गया, तो 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, रेशियो बन जाएगा 1:4। यानी इस कंपाउंड में सल्फर और ऑक्सीजन के जो मोल्स का रेशियो है वो 1:4 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि मिनिमम किसका मानूं, सल्फर का एक एटम मानूं या ऑक्सीजन का एक एटम मानूं। भाई पिछले केस में तो सिर्फ सल्फर थी तो हमने सल्फर का एक एटम मान लिया था, यहां पर मैं किसका एक एटम मानूं, तो यही आपको समझना है। फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान देना, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप बात करते हो तो देखो आप ऑक्सीजन का एक एटम मानोगे, एक एटम का मास होता है 16 डिवाइडेड बाय m इंटू 100 और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 40। तो देखो यहां से आपको मोलर मास मिल जाएगा, 0 से 0 गया, 4 चौक 16, 40 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सल्फर का एक एटम मान लो, फॉर सल्फर एटम, तो सल्फर के एक एटम से निकालो, सल्फर का परसेंटेज है 20, देखो सल्फर का एक एटम 32 बाय m इंटू 100, तब आपके पास मोलर मास आएगा 160। अब दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? हाँ 160 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 1 मोल सल्फर है, 1 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल ऑक्सीजन, मतलब कंपाउंड के फॉर्मूले में सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो 4 है। तो अगर आप एक ऑक्सीजन एटम मान लो, एक ऑक्सीजन एटम मान रहे हो, तो देखो एक ऑक्सीजन एटम के लिए सल्फर के 1/4 एटम होने चाहिए। For 1 oxygen atom, there should be 1/4 sulfur atoms, which is not possible. ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑक्सीजन के बेसिस पर अपना आंसर नहीं दे सकते। हमें अपना आंसर किसके बेसिस पर देना होगा? सल्फर के बेसिस पर देना होगा। समझ गए? चलिए तो ये थी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अब हम इनको यूज कर सकते हैं, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। तो अब जो भी मैंने आपको आज सिखाया उन सबको मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं क्वेश्चंस के थ्रू। प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दें, प्रैक्टिस सेशन में आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन लेक्चर के साथ साथ आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आपको ना रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ना कुछ और करने की। इतने क्वेश्चंस आप कर लिए, तो अब आप चेक करने के लिए अननोन क्वेश्चंस कर सकते हो कि आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखें आपका पहला क्वेश्चन, करिए ट्राई। देखें 16 ग्राम ऑफ आइडल गैस है। इससे आसान क्वेश्चन जिंदगी में क्या हो सकता है? ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट 1 atm 273। आप चाहो पीवी इक्वल टू 90 लगा कर लो, आप चाहो नॉर्मल तरीके से कर लो। आप ध्यान दें, यहां कई बार आपको कंफ्यूजन मिलेगा, खैर है नहीं जरूरत कंफ्यूजन। तो 1 atm 273 बोल दिया, देखो गैस है, गैस का वॉल्यूम दिया है आपको, तो आप इसके मोल्स निकाल लो। 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, दिख रहा है आपको वैल्यू 1/4 आ गई। और मोल्स, मोल्स किसके इक्वल होता है? मास। तो मास कितना है? 16 डिवाइड बाय मोलर मास 32 सल्फर का हो गया प्लस 16x, तो इसको इधर लाओ 64। सो 32 प्लस 16x इज इक्वल्स टू 64, x की वैल्यू 2। क्वेश्चन खत्म। तो इस गैस का नाम SO2 होगा। ट्राई करें, हो गया? आ गया आंसर। What is the volume occupied by SO3 gas at 1 atm and 0 degree Celsius which contains इतना एटम्स, इतना एटम्स। तो पहले इसको डिवाइड कर दें 6 × 10⁻23 से, तो देखो 3 टाइम्स ज्यादा दिख रहा है, ये 10 बचेगा, 18/6, यानी आपके पास टोटल 3 मोल एटम्स हैं। आप किसी और मेथड से कर रहे हो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आंसर देख लेते हैं। तो भाई मुझे दिख रहा है कि अगर मेरे पास 1 मोल SO3 हो तो उसमें 3 ऑक्सीजन के हैं और 1 सल्फर का है, 4 एटम है। 1 मोल SO3 में 4 मोल एटम्स होंगे,
उसने सिर्फ एटम्स बोला है तो मैं तो टोटल एटम्स की बात करूंगा। अब अगर 4 मोल एटम्स 1 मोल SO3 में है तो बताओ 1 मोल एटम्स कितने SO3 में रहे होंगे? 1/4 मोल में। तो भाई आपके पास कितने, आपके पास 3 मोल एटम्स हैं, तो जो 3 मोल एटम्स है ये कितने में रहेंगे? 3/4 मोल SO3 में। सो 3/4 इंटू इसका मोलर मास हो गया 80। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दिख रहा है 60 आ गया, 60 ग्राम है ना, 420 80 होता है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। What mass of glucose will contain 0.2 Na? 0.2 Na का मतलब हो गया 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन खत्म। अगर हम ग्लूकोज देखें C6H12O6, अगर मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज होगा तो उसमें मुझे 6 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। तो भैया 6 मोल होते हैं 1 मोल में, बताओ 1 मोल ऑक्सीजन कितने में होगा? 1/6 मोल में। तो आपके पास कितना है? 0.2 मोल। बताओ 0.2 मोल कितना होगा? 0.2 इंटू 1/6 दिख रहा है 1/30 मोल ग्लूकोज। तो बहनों और भाइयों 1/30 इंटू ग्लूकोज का मोलर मास हो गया 180, आंसर आ गया 6 ग्राम। क्वेश्चन खत्म, पैसे हजम। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, कुछ नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया करा। इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम्स इज 0.5 nm देन कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन इफ कार्बन एटम्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। तो भाई हर कार्बन एटम को आपने ऐसे टच करके रख दिया है और ये लेंथ कवर कर ली है कितनी? 10⁴ किलोमीटर। लाहौल बिला कुव्वत। 10⁴ किलोमीटर को बदल दो मीटर में, 1000 और जोड़ दो तो 10⁷ मीटर की लेंथ आपने कवर की है। तो आप देखोगे एंड टू एंड, मान लो अगर एक कार्बन एटम है n, तो देखो इसका डायमीटर है 0.5, सॉरी एक कार्बन एटम का डायमीटर है 0.5। तो मान लो यहां तक n कार्बन एटम्स काम में है, तो कार्बन एटम डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? n इंटू 0.5 nm। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो n इंटू 0.5 को 1/2 लिख रहा हूं। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। दिस शुड बी इक्वल टू 10⁻⁷। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए 2 इंटू 10⁻16। आगे तो आप समझदार हो, आपको क्या निकालना है? मास ऑफ कार्बन। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, पहले आप यहां से मोल्स निकाल लो। सो 2 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय Na, और फिर उसको इसके मोलर मास 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डायरेक्टली मास मिल जाएगा। कर सकते हो ना? नंबर ऑफ एटम्स से पहले नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स से मास निकालने के लिए इनटू मोलर मास करेंगे, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। चलिए ये देखें, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे भी कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इफ फ्रॉम 10 मोल्स NH3 एंड 5 मोल्स ऑफ H2SO4 ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म H2 गैस, फाइंड नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड। आसान आसान, बहुत आसान। क्या है भाई? देखो जो मैंने आपको तरीका सिखाया ना उससे करोगे तो बहुत ही आसान है। 10 मोल NH3, देखो 10 मोल में हाइड्रोजन कितना होगा? 30 मोल। ध्यान से देखना 30 मोल H होगा, और आपके पास है 5 मोल H2SO4। इसमें देखो 5 इंटू 2 10 मोल हाइड्रोजन होगा। ये आपने सीख लिया ना, तो आप वर्बली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलोगे। अब आप देखो इन दोनों को मिलाकर मेरे पास टोटल कितनी हो गई? 40 मोल हो गई है H। क्या हो गया? 40 मोल H। और बनाना क्या है? H2। तो आधा कर देंगे ना, ये तो पता है आपको, ये तो आप जानते हो। और मोल से मॉलिक्यूल्स, देखो ये मॉलिक्यूल है, तो इसके मोल्स को इनटू Na कर दो तो आपको 20 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मिल जाएंगे। समझ गए? मजा आ गया ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। ये देखें अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती कर सकते हैं इसलिए हाईलाइट कर लें आप इस क्वेश्चन को। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम। ध्यान दो, मोल्स पढ़ा जब मैंने बताया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? उसका मास, और उसके मास को आप डिवाइड कर दोगे उसके मोलर मास से। अब बताओ क्या आपको इस कंपाउंड का मोलर मास पता है? पता ही नहीं, एलिमेंट कौन है नहीं पता, ठीक है। तो उसने इंफॉर्मेशन दी है कि भाई इस एलिमेंट के एक एटम का मास इतना है, और ये तो हम जानते हैं कि एक एटम के मास को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें
तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मोलर मास मिल जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाएगा मोलर मास ग्राम में। अच्छा मास दिया कितना है 40 किलोग्राम, तो इसको भी बदलो ग्राम में, सो 40 × 1000। ये होती है बेसिक्स। ये बेसिक्स अगर आपको आते तो आप कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। कैसे कर दोगे, आपको पता है कि मोलर मास का मतलब क्या है। अभी मुझे इस एलिमेंट का सिर्फ मास दिया, वो भी एक एटम का, चिल्ला चिल्ला के बोला क्वेश्चन, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास दिया है, और मोल्स निकालने के लिए आपको मोलर मास चाहिए। तो पहले इसका मोलर मास निकालो इनटू Na करके, फिर फॉर्मूला लगा दो, आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दिख रहा है आपको ये 6.6, ये 40 के आसपास ही आएगा, आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1000। तो आपके पास 1000 मोल्स होंगे, या फिर आप उसको 1000 ग्राम एटम्स भी बोल सकते हो। बहुत आसान है इसमें। मास ऑफ नाइट्रोजन इन फॉलोइंग 12 ग्राम यूरिया। तो मास निकालने के दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे, तो आराम से कर लोगे आप। एक करके दिखाता हूँ, ये करता हूँ हाइड्रोजीन। अच्छा इनको फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। तो फर्स्ट वाला आप कर लेना, सेकंड वाला मैं बताता हूँ। हाइड्रोजीन इज N2H4, या फिर आप इसे NH2NH2 भी लिख सकते हो। इसमें दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे 96 ग्राम हाइड्रोजन है, तो आप मोल से खेल लो भाई। आप देखो 14 + 2 16, 14 + 16 + 16 32। तो 96 डिवाइडेड बाय 32 मतलब आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन है N2H4, और इसमें आपको नाइट्रोजन का मास निकालना है। तो देखो एक में 2 है ना, तो 3 मोल में कितना होगा, 6 मोल नाइट्रोजन होगा। तो 6 × मोलर मास नाइट्रोजन का 14, आंसर आ गया 84 ग्राम। ठीक है, इसमें N2 को 28 मत कर देना, वो N2 निकालोगे तो मोल्स 3 हो जाएंगे, अपने आप वापस 84 ही आएगा। या फिर आप मास से निकाल सकते हो। भाई दिख रहा है कि 32 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसमें नाइट्रोजन का पार्ट कंट्रीब्यूशन कितना है, 28 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 28/32। तो 96 में कितना होगा, 28/32 × 96। तो ये बेसिक मोल से आपको खेलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक साथ 5 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। ये हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ चीज सिखाएगा, बस इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। ध्यान से देखें। इन द फॉलोइंग कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 7.2 ग्राम H2। तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया, पहले एक मॉलिक्यूल में निकाल लो। जैसे पहला है, तो अगर मैं एक H2O मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन गिनो, तो भाई हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपके पास 1 मोल H2O होता तो उसमें 10 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप पता करो आपके पास कितना मोल H2O है। तो ग्राम दिया है, डिवाइड बाय 18 करो। अरे भैया आपके पास तो 0.3 मोल H2O है, बस 0.3 मोल। तो अगर एक में 10 है तो 0.3 में कितने होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3Na। क्वेश्चन खत्म। कितना आसान है, सोचो कितना आसान है। वर्बली सॉल्व कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 8 ग्राम D2O। भाई सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट आपको 8 ग्राम D2O दिया है। कुछ लोग यहां गलती कर देते हैं, बस 8 डिवाइड बाय इसका मोलर मास निकालो। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16। ड्यूटेरियम क्या होता है, 1H2, इसका मोलर मास 2 होता है। तो 2 × 4, 8/20, 16 + 4 20। तो इसको आप 8 से उड़ाओगे, 4 से उड़ा दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 2/5 लिख लेते हैं। इतना आपके पास D2O है। अब आपको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने। तो ध्यान से देखें, अगर मेरे पास 1 मोल, या पहले चलो 1 D2 लेते हैं, 1 D2O मॉलिक्यूल हो, तो बताओ ड्यूटेरियम में 2 - 1 1 न्यूट्रॉन होगा। तो 2 ड्यूटेरियम में 2 न्यूट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में 8, 10 न्यूट्रॉन है ना। न्यूट्रॉन निकालना बता दें आपको। भाई ड्यूटेरियम हो गया 1H2 और ऑक्सीजन तो वही जानते हो 8O16 होता है। तो 2 - 1 1 इसमें, 16 - 8 8 इसमें, 2 ड्यूटेरियम के 2 प्लस 1, ये आपके पास आ गए 10 न्यूट्रॉन। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये आ गए 10 न्यूट्रॉन। तो बताओ 1 मोल में कितने होंगे। हाँ हो गया ना क्वेश्चन अब तो सॉल्व। अब तो मेरी जरूरत है ही नहीं आपको। तो बताओ 2/5 मोल में कितने होंगे, 2/5 × 10। आगे कर सकते हो। मैं आपको ये वाले 2 पार्ट, इनमें आप लोग गलती कर सकते हैं। चार्ज निकालना है तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चार्ज Al3+ पे चार्ज कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 3 × 1.6 × 10⁻⁻19। बट यहां जो डिस्कस करना है, आपको 2 चीजें दी हुई है। एक जगह पर आपको दिया हुआ है 54 ग्राम Al3+,
और एक दिया हुआ है 54 AMU, यू भी लिख के दे सकता है। तो ये मैं आपको देखो चैप्टर के शुरुआत में सिखा चुका हूं, AMU जब लिखा है वो एक दो एटम्स का, थोड़े बहुत एटम्स का मास होगा, पर जब ग्राम में लिखा है तो ग्राम में मास एटलीस्ट 1 मोल का मास तो होता है ना। मतलब आप इतना बड़ी वैल्यू आ रही है ग्राम में, तो ना 54 ग्राम, तो पहले आपको उसके मोल्स निकालें, ये आपको सीखना है डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग गलती कर देते हैं। तो 54 ग्राम Al3+ को आप 18 से डिवाइड करो, तब आपको मिलेगा 3 मोल एल्यूमिनियम, और 3 मोल एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 3Na आयंस, ये डिफरेंस है। जबकि 54 AMU हम जानते हैं कि एक Al3+ अगर आयन आप देखो तो उसका एटॉमिक मास होता है 27 AMU। ध्यान दें, चार्ज आने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 Al3+ 27 AMU है, बताओ 54 AMU का मतलब कितना हो गया, आपके पास 2 Al3+ आयंस है। तो यही डिफरेंस है, जब मास AMU में दिया हुआ हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जब वो ग्राम में दिया हो तो पहले आपके पास मोल्स आएंगे और फिर मोल्स से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको समझाने के लिए क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किया गया है। देखो ये एक क्वेश्चन ही, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब ठीक है, आपको दिख रहा है कि अगर मैं एक Al3+ आयन ले लूं, एक Al3+, तो उस पर चार्ज होगा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। बताओ 3Na पर कितना होगा, 3 × 6.023 × 10⁻23 × 3 × 1.6 × 10⁻⁻90। ठीक है, सोल्यूशन तभी देखे देखो जब आपने खुद ट्राई कर लिया। ऐसा नहीं कि आप वीडियो चला जा रहे हो, मैं सॉल्व करता रहा, आप देखते रहो, मजा नहीं आया। मजा आपको आएगा, हाँ मेरे को आ रहा है, मेरे को आ रहा है, वो स्यूडो फीलिंग होगी। मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको खुद से सॉल्व नहीं करके सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो, तो आप सबसे बड़े वाले हो क्या, वही, हाँ वही हो आप, ठीक है, समझ गए ना, गधे, हाँ गधे हो आप। खुद से सॉल्व करो, उसके बाद पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो। चलिए, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे हुए नहीं है, ताकि आप एक बार सोल्यूशन जरूर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो अब आप यहां पे से कंपेयर कर सकते हो 44.8 लीटर O3, पहले सबके मोल्स निकालो। देखो 1 ATM 273, तो आपके पास 2 मोल O3 है, और 2 मोल में 3 दूनी 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। 49.26 लीटर एट 1 ATM 300, तो देखो मैंने बताया था 49.26 लीटर है। PV इक्वल टू NRT, N इक्वल टू गया PV अपॉन RT, प्रेशर 1, वॉल्यूम इतना, R इंटू T 0.821 इंटू 300 की वैल्यू मैंने आपको कहा था 24.63 होती है। तो ध्यान से देखो 2 टाइम्स जाएगा, यानी आपके पास 2 मोल H2 है, तो 2 मोल H2 में 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ये निकालो 22.4 लीटर एट 2 ATM एंड 546, तो देखो मोल्स, प्रेशर 2, वॉल्यूम 22.4, R की वैल्यू 0.0821, 546 को मैं 273 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू हो गई 22.4, 2 से 2 गया, 20 से 22.4 गया, ये बन गया 1 मोल O2, और 1 मोल O2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ऐसे देखो ये 11.2 लीटर लाफिंग गैस एट इतना, तो मोल्स निकालो, प्रेशर हो गया 4, ये हो गया 11.2, ये 273 केल्विन नहीं होगा, तो ये बन गया R की वैल्यू वही 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 270। ध्यान से देखें, ये वैल्यू 22.4, ये 2 टाइम्स गया, ये बनेगा 2 मोल। अब आपके पास 2 मोल N2O है, तो 2 और 1 3, 3 2 6 मोल एटम्स हैं, तो 2 जगह 6 मोल एटम्स आ गए भैया। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू में स्प्रिंट है। मुझे नहीं पता यहाँ टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो बढ़ जाएगी, ज्यादा होगा तो कम हो जाएगी, पर इसके हिसाब से तो आपका A और D दोनों ऑप्शन सही है, दोनों में ही एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एटम्स है। अगर मैं इसको 273 ले रहा हूं, अगर आप 300 कर दोगे तो फिर आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। कर सकते हैं ना, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये देखें, एवरेज आइसोटोपिक मास के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर कंटेन्स Mg2 24 25 26, ये 26 कर लेना, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास दिया 24, बड़ा ही आसान है भाई, 24.31 एवरेज एटॉमिक मास है। एक की जगह, 2 की जगह 3 आइसोटोप है, एक है 24, एक है 25 और एक है 26, ठीक है। कह रहा है 79 मोल % तो इसका है सिर्फ, बाकी कितना बचा 21%।
अब 21% में दोनों बटेंगे, तो मान लो ये है x, तो ये होगा 21 माइनस। बस m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू n1, अब 3 है ना तो एक टर्म बढ़ जाएगा, तो 79 इंटू 24 प्लस 25 इंटू 21 माइनस एक्स प्लस 26 इंटू एक्स अपॉन क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन, हो इसका आंसर साथ में आ गया। एन एलिमेंट हैज आइसोटोपिक मास z+2 एंड z-1, फाइंड परसेंटेज। अच्छा, एलिमेंट का एटॉमिक मास z दिया है, उसके दो आइसोटोप्स हैं z+2 एंड z-1, तो बहुत आसान है। एटॉमिक मास z है, एक आइसोटोप है z+2 और एक आइसोटोप है z-1, तो जो z+2 वाला है वो हैवी होगा और z-1 वाला क्या होगा, लाइट। आपको हैवी वाले का परसेंटेज, तो ये है x, ये है 100 माइनस एक्स, m1 इंटू n1, x इंटू z+2, m2 इंटू n2 100 माइनस एक्स इंटू z-1 अपॉन 100। और इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। चलिए ये देखें आपके लिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो आराम से आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, रेशियो चेंज किया है। मिक्सचर ऑफ गैस x एंड गैस y इन द मोलर रेशियो A:B हैज अ मीन मॉलिक्यूलर वेट 20। तो आपके पास एक गैस है x, एक गैस है y, दोनों का मोल रेशियो A:B, तो उस टाइम पर इसका एवरेज मोलर मास है 20। तो 20 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 16 इंटू A प्लस 28 इंटू B अपॉन A प्लस B। एक इक्वेशन। फिर वो कह रहा है इसको उल्टा कर दिया उसने, है ना, x/y को कर दिया b/a। तो अब इसका नया मोलर मास आपको निकालना है m, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ये 16 इंटू बी प्लस 28 इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। तो आप क्या करो, यहां से देखो 20a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 16a प्लस क्या बन जाएगा 28b बनेगा। तो ये 16 को आप इधर ले आओ तो ये बचेगा 4a, ये बनेगा 8b, 4a इज इक्वल्स टू 8b, a की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ b बन जाएगी। इस a की वैल्यू उठा के यहां रख दो, आपको देखो कितना मिल जाएगा 16b प्लस 56b अपॉन 3b। तो b से b गया तो 72/3 आंसर आ गया 24। आसान सा क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन भी थे ऑप्शन आ गया आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसमें तो नहीं है ऑप्शन, अरे वाह इसमें भी ऑप्शन है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है। कह रहा है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर कंटेनिंग ओनली N2 एंड O2 इज 1.146, प्रेशर दिया है 740। तो देखो प्रेशर 740 को पहले बदल लो आप ATM में, ठीक है, हिंट दे रहा हूं कैलकुलेट कर लेना। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है, इस पे लगाओ PM इक्वल टू DRT। तो यहां से आप गैस का मिक्सचर का मोलर मास, क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर दी हुई है, तो DRT अपॉन P। इस क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है 1.146, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300, डिवाइडेड बाय प्रेशर आपको दिया हुआ है 740/760। यहां से आएगा M मिक्सचर। M मिक्सचर से आप क्या करोगे, N2 और O2 का पहले मोल परसेंट निकालोगे। कैलकुलेटिव है देखो, तो पहले मोल इसका x, तो इसका 100 माइनस, ठीक है, M एवरेज से निकाल लोगे मोल। फिर मोल से आप क्या निकालोगे, मास, इनटू मोलर मास करके, इनटू मोलर मास करके, और फिर आप यहां से मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेटिव है, तरीका बता दिया मैंने आपको आंसर कैलकुलेट करना। शायद इसका आंसर सी आता है 73.47, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, वो आप ट्राई कर लेना, आ जाएगा इससे, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपकी। क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं हुआ गलती से, 14 जगह 4 रह गया। अबंडेंस ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर एज फॉलोज, अज्यूम एटॉमिक मास सेम एज मास नंबर, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ O17 एंड O18 इफ द आइसोटोपिक मास इज 16.12। कर लोगे ना, एवरेज एटॉमिक मास 16.12 है, 90% तो 16 वाला है, वो जो Mg24 वाला किया था वही क्वेश्चन है। 10 में से मान लो x से 17 वाला, तो बाकी का बचा 10 माइनस x 18 वाला होगा। ये तो कर दिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन, x इज मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 21 कार्बन एटम्स, यानी कार्बन का मास है 21 इंटू 12।
द वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन एक्स इज 50.4%। देखो कार्बन का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो बनेगा कार्बन का मास अपॉन कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100। ये वैल्यू 50.4 है, यहां से आप इसका m निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन ये देखें, हाइड्रेटेड क्लोराइड, ये अच्छा क्वेश्चन है बड़ा आराम से कर दिया होगा आपने। हाइड्रेटेड क्लोराइड कंटेन्स 53.2% वाटर बाय मास, डिटरमाइन इट्स फॉर्मूला। एक गलती हो गई है, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, ये लिख लेना, ये गलती हो गई इसमें, ठीक है, आपसे हुआ नहीं होगा, करेक्शन करना, सॉरी। तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, अगर वो हाइड्रेटेड है तो .XH2। अब इसमें वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है, देखो तो हमारे हिसाब से वाटर का परसेंटेज कितना होगा 18x अपॉन इसका मोलर मास निकाल लो 95 प्लस 18x इंटू 100, ये वैल्यू 53.2 आनी चाहिए, तो यहां से आप x निकाल सकते हो। उसी क्वेश्चन को, इसी वाले क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट कर लिया ट्राई। ये कह रहा है a hydrated salt Na2CO3.XH2O loses 68%। देखो ये सॉलिड होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हैं, उसको हीट करते ही इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाएगा, यानी प्लस XH2O गैस। अब आप समझो, गैस से गैस तो उड़ जाएगी। कभी भी किसी भी कहीं कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको लॉस इन मास दिया हुआ हो तो ध्यान रखना वो गैसेस की वजह से, क्योंकि क्या होता है हीट करने पर गैस तो उड़ जाएगी और बाकी सॉलिड रह जाएगा, तो जितनी गैस उड़ी उसकी वजह से लॉस इन मास होगा। तो कह रहा है 63% लॉस इन मास हो गया, बताओ क्या वाटर की वजह से होगा। यानी कवि यहां पर ये कहना चाहता है कि इस कंपाउंड के अंदर मास परसेंट ऑफ वाटर जो है वो 63% है, और हमारे हिसाब से वो कितना होगा 18x अपॉन 106 प्लस 18x इंटू 100। सही है, x के लिए सॉल्व कर लो, शायद 10 आता है, शायद 10 आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेना। फंडा समझ में आ गया, ठीक है। लॉस इन मास किसकी वजह से होता है, गैसेस की वजह से। चलिए, तो यहीं पे खत्म होता है अपना प्रैक्टिस सेशन 1 और पहला लेक्चर। जैसा कि आप देख पाए हम लोगों ने आज बहुत सी चीजें कवर की, क्योंकि बेसिक्स आपको याद नहीं चाहिए, छोटे छोटे, थोड़ा मैंने इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ पे स्ट्रेस दिया है, थोड़ा हम लोग यहाँ पर तेज मूव कर गए हैं, क्योंकि मैंने आपसे उम्मीद करता हूँ कि मोल वगैरह आपको बहुत अच्छे से आता है। अब आप देखो हमने बहुत से टॉपिक भी कवर कर लिए और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कर लिए। हो सकता है आपको 1.5 की जगह 2 आवर 2.15 आवर है ना, 2.25 घंटे लग गए हों, लेकिन आपकी आज की फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो ये होता है परफेक्ट तरीका एक सब्जेक्ट को सीखने का, जो कि मैं इस टाइम सेवर कोर्स के अंदर लेकर आया। तो मेरे साथ बने रहें, आप देख चुके हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे और कितना स्विफ्टली, कितने आराम से हम क्वेश्चंस को भी साथ साथ, मतलब थियरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों एक साथ चल रही है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से आपने देखा मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, क्या होते हैं, कैसे हम उनसे डील करते हैं, और फिर हम इस चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।